अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिसिन इन मिनट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्लेजिया। एक्लेजिया की डेफिनेशन है ये कि एक्लेजिया इज़ अ प्राइमरी ईसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर जिसमें दो चीज़ें हो रही होती है ख़ास। नंबर वन, आपके पास जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, वो ओवर टॉनिक हो जाता है। एंड सेकेंडली, आपके पास जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स के साथ पूरे एसोफेगस में ट्रेवल करके आपका फूड बोलस स्टमक तक पहुंचाती है, वो इसमें पेरिस्टाल्टिक वेव एब्सेंट हो जाती है। तो ये दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ एक्लेजिया की डेफिनेशन। टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्लेजिया नाउ, इसमें पहले आपको थोड़ी सी एनाटमी समझनी होगी। एसोफेगस की जो वॉल होती है उसमें 4 लेयर्स होती हैं, लाइक द रेस्ट ऑफ द GIT। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, आपके पास मस्कुलरस प्रोप्रिया और एडवेंटिशिया होता है। ठीक है, अब जो म्यूकोजा होता है वह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है, और सब म्यूकोजा में आपके पास ग्लैंड्स होते हैं और मीजनर्स प्लेक्सस होता है विच इज ऑल्सो नोन एज सब म्यूकोजल प्लेक्सस। उसके बाद जो मस्कुलरस प्रोप्रिया है उसमें आपके पास सर्कुलर मसल होता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल, इन दोनों की लेयर्स होती हैं, और उन दोनों के दरमियान में आपके पास मायंटेरिक या ऑर्बैक्स प्लेक्सस पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद द आउटर मोस्ट लेयर सिरोजा या एडवेंटिशिया होती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्लेजिया को समझने के लिए थोड़ी बातें पढ़ना ज़रूरी है। मीजनर प्लेक्सस या जो सबम्यूकोजल प्लेक्सस है वो सिक्रीशंस कंट्रोल करता है एसोफेगस की, और जो मायंटेरिक प्लेक्सस है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्शंस या पेरिस्टाल्सिस की टोन और इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। अब एक्लेजिया में क्या होता है कि जो आपके पास मायंटेरिक प्लेक्सस है उसमें विच इज़ लाइंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, उसमें लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स होने लग जाता है। ठीक है, तो बाकायदा आपके पास नर्व सेल्स जो होते हैं वो लूज़ हो रहे हैं, तो उनकी वजह से जो दो मसले आपके पास एक्लेजिया में होते हैं, पेरिस्टाल्सिस का एब्सेंट होना और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन का इंक्रीज होना, वो आते हैं। इसकी डिटेल में थोड़ा सा और जाएं तो एसोफेगस की जो मोटर इनर्वेशन होती है वो वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और ऊपर वाला जो रीजन होता है या प्रॉक्सिमल रीजन होता है उसमें थोड़ी सी वेगस नर्व की डिफरेंट सप्लाई है एज कम्पेयर टू डिस्टल रीजन्स। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अनाटमी डिफरेंट है दोनों रीजन्स में, ऊपर स्ट्रेटेड मसल्स ज़्यादा होते हैं, नीचे डिस्टल एरिया में स्मूथ मसल्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये थोड़ा सा समझना है कि हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं। डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है उससे आपके पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आते हैं जो कि मायंटेरिक प्लेक्सस को सप्लाई करते हैं, और मायंटेरिक प्लेक्सस के बाद जो नर्व फाइबर स्टार्ट होते हैं और स्मूथ मसल्स तक जाते हैं ऑफ द एसोफेगस विच मेक्स अप द वॉल ऑफ द एसोफेगस एंड ऑल्सो द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, वो जो होते हैं आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं। अब जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं विच मीन्स दे रिलीज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अगर वो एक्साइटेटरी हैं तो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे स्मूथ मसल्स के लिए, और एक्साइटेटरी नर्व फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स करवाते हैं। ठीक है, तो आपकी एसोफेजियल वॉल जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, LES जो है वो आपकी उसकी टोन इंक्रीज होगी। और जो इनहिबिटरी नर्व फाइबर्स हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, वो नाइट्रिक ऑक्साइड या वेजोएक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज करते हैं एज द न्यूरोट्रांसमिटर्स, एंड दे कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द एसोफेजियल वॉल एज वेल एज द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उनका फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका रिलैक्स होने के लिए आपको इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का प्रॉपर्ली फंक्शनल होना चाहिए। देखें, अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे तो वो टोनिक स्टेट में रहेगा, राइट। इसी तरह जो पेरिस्टाल्सिस होती है जो आपके पास स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स से इनिशिएट होती है एंड इट पासेस डाउन द एसोफेजियल वॉल, और वो आपके पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को ओपन करती है, उसका वो क्यों नॉर्मल होती है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कोऑर्डिनेटेड होती है। अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के साथ कुछ मसला हुआ और वो रिलैक्स प्रॉपरली ना कर पाया तो फिर आपकी पेरिस्टाल्सिस तो डिफेक्टिव हो जाएगी, राइट। विच इज़ वाई आपके पास एक्लेजिया में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के लॉस की वजह से ये दोनों फंक्शंस, ये दोनों काम ख़राब हो जाते हैं। व्हाट इज़ द कॉज फॉर एक्लेजिया टू अकर? अच्छा, अब इसकी जो कॉज है ना वो इतनी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ थीरीज प्रेजेंट की गई हैं जिसमें एक थीरी ये है कि कोई ना कोई इनिशियल वायरल इन्फेक्शन ज़रूर होता है, कोई वायरल इंसल्ट ज़रूर होती है जिसके बाद ये पैथोजेनेसिस शुरू होती है, और फिर यूजुअली हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है या मीजल्स वायरस कहा जाता है, लेकिन नोबडी इज़ रियली श्योर अबाउट इट। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं इसमें ऑटो इम्यून बेसिस होती है क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट मायंटेरिक प्लेक्सस कुछ लोगों में देखी गई हैं, लेकिन अगेन इट्स जस्ट अ थेरी।
क्योंकि वो माइंड डायरेक्ट प्लेक्सिस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ देखी गई हैं वो लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती हैं। तीसरी चीज़, शागास डिजीज़ का लिंक बनाया जाता है एक्लेरिया के साथ। उसकी वजह ये है कि शागास डिजीज़ जो एसोफेगस को डैमेज करती है वो मिमिक करती है सिम्टम्स like that of eclasia, usually caused by a parasite known as Trypanosoma cruzi. लेकिन it's a secondary cause of eclasia. Talking about the clinical features of eclasia now, आपकी जो predominant feature होता है ना इसमें वो dysphagia होता है, which is for both solid as well as liquid. और इसमें आपके पास जो dysphagia होता है वो progressive in nature होता है और ये वर्सन ही होता जाएगा, ठीक है। अब हमने ये क्यों ख़ास बात की है कि सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, क्योंकि कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें सिर्फ सॉलिड्स की जो इनटेक है या उसकी जो सॉल्विंग होती है वो अफेक्टेड होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स में या ट्यूमर्स में या जब रिंग फॉर्म होती है तो उनमें सॉलिड फूड यूनिकली अफेक्टेड होता है। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने हैरिसन्स में पढ़ी थी वाइल प्रेपिंग फॉर दिस लेक्चर, वो ये थी कि जब पेशेंट जो होता है कि वो कह रहा होता है कि मुझे सर्वाइकल एसोफेगस में फूड फंसा हुआ फील हो रहा है, लेकिन इन 30% ऑफ द केसेस दे आर रॉन्ग और वो डिस्टल एसोफेगस से फूड फंसा हुआ होता है। तो उनकी ये परसीव करने की कैपेबिलिटी इज़ रॉन्ग इन एटलीस्ट 30% ऑफ द पेशेंट्स, विच बेसिकली शोज़ के पेशेंट्स की सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ देयर सिम्टम्स ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से कितनी डिफरेंट हो सकती है। अब क्या होता है कि जब आपके पास एसोफेगस का लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जो है वो उसकी टोन इंक्रीज हुई होती है और फूड इज़ नॉट एबल टू पास फ्रॉम द एसोफेगस इनटू द स्टमक, तो होता क्या है कि वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है इन द एसोफेगस, ठीक है। और आपके पास पेरिस्टाल्सिस भी एब्सेंट होती है, तो वो फूड जो होता है इट बिगिंस टू कॉज स्ट्रेचिंग ऑफ द एसोफेजियल वॉल और आपके पास एक ओवर द टाइम विद लॉन्ग स्टैंडिंग एक्लेजिया आपके पास मेगा एसोफेगस बन जाता है और उसमें फिर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एस्पिरेट पेशेंट कर सके, ठीक है। और जब भी वो एस्पिरेट करेगा वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, तो वो उसको ब्रोंकाइटिस करवा सकता है, वो उसको निमोनिया करवा सकता है, वो उसको लंग एब्सेस करवा सकता है, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ हाउ आपका एक गैस्ट्रो का जो सिम्टम है वो आपके पास दूसरे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सम पेशेंट्स यूजुअली हैव चेस्ट पेन इन एडिशन टू रिगर्जिटेशन एंड डिस्फेजिया, और वो यूजुअली एट्रीब्यूट किया जाता है कि अंदर इसोफेजियल का स्पैज्म इसोफेजियल स्पैज्म चल रहा होता है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी होती है एक्लेजिया के लिए, वो यूजुअली यही 3 है। नंबर 1 बेरियम स्वॉलो करवाते होते हैं, जिसमें आप विच इज़ अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, और उसमें आपको एक करेक्टरिस्टिक बर्ड्स बीक अपीयरेंस नज़र आती है। आपको एक डायलेटेड एसोफेगस नज़र आ रहा होता है जो कि टेपर्ड हो रहा होता है टूवर्ड्स द एंड, जहाँ पे आपके पास ओवरटोनिक एलईएस होता है। सेकेंडली आप ईसोफेजियल मैनोमेट्री करवाते होते हैं, जिसमें आप ये देखते होते हैं कि आपके पास लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना है। तो अगर एक ओवरटोनिक एलईएस होगा तो उसमें आपको हाई टोन की वजह से हाई प्रेशर इवन एट रेस्ट मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली आपको जब आप उस पेशेंट को स्वॉलो करवाएंगे तब भी देयर विल बी फेलियर ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। थर्डली आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो आपको पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल एब्सेंट नज़र आएंगी, स्पेशली इन द लोअर एसोफेगस। तो ये बड़ी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती हैं जो कि आपको एक्लेजिया में मिलती हैं। एंडोस्कोपी आप बेसिकली करते हैं बिकॉज यू वांट टू रूल आउट एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और अ चांस ऑफ सूडोक्लेजिया प्रेजेंट, ठीक है। सूडोक्लेजिया ये होता है कि आपके पास एक्लेजिया लाइक सिम्टम्स कोई डिजीज़ मिमिक अगर कर रही है, इट्स नॉट एक्लेजिया, लेकिन कोई डिजीज़ उसको मिमिक कर रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टमक का कार्डिया होता है उसके जो ट्यूमर होता है दैट कैन मिमिक सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ एक्लेजिया। तो आप बेसिकली सेफ साइड पर रहने के लिए उसको रूल आउट करते हैं ताकि आप एक्लेजिया को अपने एक्लेजिया के डायग्नोसिस को नैरो डाउन कर सकें। मैनेजमेंट में हमारे पास एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं। एंडोस्कोपिक में सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन होती है बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन की, जो कि आप लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में लगाते हो थ्रू एन एंडोस्कोप, ठीक है। और इसमें यू डू गेट रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, लेकिन ये बहुत ट्रांजिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और आपको मल्टीपल टाइम्स ये आफ्टर थोड़े टाइम पीरियड के बाद ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिमिशन होती है। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास है न्यूमैटिक बैलून डायलिटेशन। उसमें आप क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के लिए आप एक बैलून को डायलेट करवाते हैं एट द लेवल ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। और उसको जब आप डायलेट करवाते हैं उसको आप कुछ देर रखते हैं डायलेटेड बैलून को, बिकॉज आपका इसमें एम ये होता है यू वांट टू रेंडर द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोटली इनकॉम्पिटेंट। तो आप जब उसको डायलेट रखते हैं द लेवल ऑफ एलईएस तो वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, विच इज़ बेसिकली योर एम कि आप उसको रिलैक्स करवाना चाह रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास पोइम होती है विच इज़ बेसिकली एन एडवांस प्रोसीजर, और आप इसमें एंडोस्कोपिक ले जाते हैं लो
अपने इसोफेजियल वॉल में इंसिजन छोटा सा लगाते हैं और उसके थ्रू यू एंटर द वॉल ऑफ द सबम्यूकोसा और आप वहाँ से नीचे रिवर्स करते हैं और एलियस के लेवल पे कुछ फाइबर्स को कट कर देते हैं ताकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर सके। इसमें हाईली यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड यू हैव टू बी वेरी एक्सपीरियंस टू बी एबल टू डू दिस सक्सेसफुली। जो सर्जिकल है उसमें हमारे पास एक ही है, हेलर्स मायोटमी। और हेलर्स मायोटमी में आप अगेन यही करते हैं कि आप लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के लेवल पे जाकर उसके कुछ फाइबर्स को कट डाउन कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स कर सकें। लेकिन इन सब चीज़ों में एक मसला आता है कि जब आप लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देंगे तो फिर गर्ड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, रिगर्जिटेशन फ्रॉम स्टमक इनटू द एसोफेगस इंक्रीज हो जाती है, तो उसको भी आपने हल करना होता है। तो जो सर्जिकल मेथड है जिसमें आप हेलर्स मायोटमी करते हैं उसमें तो आप साथ ही एंटी रिफ्लक्स प्रोसीजर विच इज़ पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करके उस मसले को भी सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रोसीजर है लाइक बोटुलिनम टॉक्सिन हो गया या न्यूमैटिक बलून डायलेटेशन हो गया उसमें आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर आपको गर्ड जैसे सिम्टम्स के साथ डील करना पड़ता है। एज फार एज पोएम इज़ कंसर्न्ड, तो जहाँ जहाँ पोएम हो रहा है वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू डू फंडोप्लाइकेशन विद एंडोस्कोपी टू, लेकिन वो वाले प्रोसीजर्स जो हैं अभी बहुत न्यू है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट एक्लेसिया।